सभी विद्यार्थियों का ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हम आज बीए ज्योग्राफी के पेपर 5 भौतिक बोध की यूनिट 3 कर रही है। यूनिट 3 के अंदर है टॉपिक है महासागरीय धाराएं। महासागरीय धाराएं के बारे में प्रश्न बन के आता है परीक्षा के अंदर हमेशा से कि महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति कैसे होती है। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति तथा धाराएं विश्व जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, यानी महासागरीय जो धाराएं हैं वो किस प्रकार से विश्व जलवायु को प्रभावित करती है उसका अध्ययन करते हैं। पहले बात करते हैं धाराएं। धाराएं सागरों या महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। सागरों या महासागरों, सागरों या महासागरों में जल के एक निश्चित दिशा में प्रवाहित होने की गति को धाराएं कहते हैं। धाराएं दरातली भाग पर प्रवाहित होने वाली नदियों के समान होती हैं, यानी जिस प्रकार से अपन झारखंड से नदियां बहती है उसी प्रकार महासागरों के सतह पर धाराएं बहती नदी के समान, क्योंकि इनके द्वारा सागरीय जल हजारों किलोमीटर तक बहा लिया जाता है। महासागरीय धाराओं में अनेक आर्थिक लाभ भी है। इनके सहारे महासागरीय परिवहन तथा उसके जो उसमें बंदरगाहों की स्थितियां निर्धारित होती हैं। इसके अलावा धाराएं पृथ्वी पर तापमान के संतुलन में पर्याप्त सहयोग प्रदान करती है। तापमान के आधार पर महाद्वीप में 2 प्रकार की धाराएं पाई जाती हैं। इसमें यानी इसके जो महत्व के अलावा जो तापमान के आधार पर है तो ये तो होगी धाराएं, तो क्या होगा तापमान के आधार पर धाराएं 2 प्रकार की, होती है। नंबर 5 है उष्ण धारा या उष्ण तथा सेकंड है वो है ठंडी धारा। महासागरीय धाराओं की गति आकाश तथा दिशा में पर्याप्त अंतर होता है, यानी महासागरीय जो धाराएं होती है उनकी गति के अंदर उनका जो आकार है, रहने का आकार होता है तथा उनकी जो चलने की दिशा होती है उसमें पर्याप्त अंतर पाया जाता है। अब बात करते हैं, अब देखो एक तो होता है प्रवाहन और एक होती है धारा और एक होती है विशाल धारा। देखो प्रवाह जब पवन के वेग में प्रेरित होकर सागर की सतह का जल आगे की ओर अग्रसर होता है उसे प्रवाह कहते हैं। इसकी गति तथा सीमा निश्चित नहीं होती है, गति मंद होती है तथा केवल ऊपरी जल गतिशील होता है। इसका प्रमुख उदाहरण अटलांटिक प्रवाह है। अब दूसरी बात है धारा। जब सागर का जल एक निश्चित सीमा के अंतर्गत निश्चित दिशा की तीव्र गति से अग्रसर होता है उसे धारा, ये आपको पहले भी बता दिया। इसकी गति प्रवाह से अधिक होती है। अब तीसरा है विशाल धारा। जब सागर का अत्यधिक जल भूतल की नदी के समान एक निश्चित दिशा में गतिशील होता है तो उसे विशाल धारा कहते हैं। इसकी गति प्रवाह तथा धारा की अधिक होती है। खाड़ी की धारा या गल्फ स्ट्रीम इसका प्रमुख उदाहरण है। अब बात करते हैं धाराओं की उत्पत्ति। अब ये तो हो गया उष्ण धारा या धाराओं की उत्पत्ति।
अपने प्रश्न में आ जाते हैं। ये तो हो गया परिचय मुख्य रूप से इसका। महासागरीय उत्पत्ति। महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की अगर बात की जाती है तो महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति निम्न कारकों से होती है। इसमें भी निम्न कारण है, एक कारण नहीं है, अनेक कारण है, लेकिन निम्न कारण मिलकर इनकी उत्पत्ति में योगदान है। नंबर फर्स्ट कारक है पृथ्वी की परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी की पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक। पृथ्वी के परिभ्रमण से संबंधित कारक पहले इसी का अध्ययन कर लेते हैं। पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में ओर घूर्णन करती है। आप सभी को इस चीज का पता है, पृथ्वी अपनी दूरी पर पश्चिम से पूर्व की दिशा में ओर घूर्णन करती है, यानी सूर्य अपनी जगह स्थिर रहता है। इसी गति के कारण जल स्थल के साथ घूर्णन नहीं कर पाता, जिस कारण वह पीछे छूट जाता है, जिससे जल की पूर्व से पश्चिम दिशा में गति उत्पन्न हो जाती है और विश्वरेखीय धाराओं की उत्पत्ति होती है। यानी धाराओं की उत्पत्ति विश्वरेखीय इसी कारण होती है। कभी कभी कुछ जल पृथ्वी की परिभ्रमण दिशा की ओर अग्रसर हो जाता है। अग्रसर हो जाता है, जिस कारण पृथ्वी विश्वरेखीय धारा की उत्पत्ति हो जाती है। यानी विश्वरेखीय और प्रति विश्वरेखीय दोनों धाराओं की उत्पत्ति पृथ्वी की परिक्रमा का धाराओं की दिशा पर भी प्रभाव होता है। उत्तरी गोलार्ध में विश्वत रेखा से ध्रुवों की ओर तथा ध्रुवों से विश्वत रेखा की ओर चलने वाली धाराएं अपनी दाहिनी ओर मुड़ जाती है या झुक जाती है। इसी अनुरूप दक्षिणी गोलार्ध में धाराएं अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। तो ये तो था पृथ्वी की जो परिभ्रमण से संबंधित कारक है। अब है दूसरा सागर से संबंधित कारक। सेकंड है वो है सागर से संबंधित कारक। सागर से संबंधित कारक में अलग अलग कारक है। जिस प्रकार से नंबर फर्स्ट है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता। नंबर फर्स्ट का कारण लेते हैं तो फर्स्ट कारण है वो है महासागरीय जल के तापमान में भिन्नता। नंबर फर्स्ट है महासागरीय जल की तापमान में भिन्नता। पृथ्वी पर सूर्य तक के वितरण में पर्याप्त असमानता पाई जाती है। विश्वरेखीय भागों में सूर्य की किरणें वर्ष भर कैसी पड़ती है, लंबवत चमकती रहती है, जिससे जल का तापमान क्या होता है, वहां पे उच्च होता है। परिणाम स्वरूप जल का घनत्व कम होता जाता है और विश्वरेखीय जल का धारा के रूप में गतिशील हो जाता है। इस तरह विश्वत रेखा पर जल की आपूर्ति के लिए ध्रुवों की ओर से विश्वत रेखा की ओर अदय प्रवाह प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रकार महासागरीय जल में तापमान काफी प्रभावित करता है। सेकंड अगर इसकी बात करें सागर से संबंधित तो है दूसरा है लवणता से। लवणता में भिन्नता।
सागरीय लवणता में सागरीय जल का घनत्व प्रभावित होता है तथा घनत्व में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। यानी यहाँ पे किसके अंतर के, घनत्व के अंतर के कारण, घनत्व में अंतर के कारण धाराएं उत्पन्न होती है। क्योंकि धाराएं उत्पन्न होती है जिस कारण कम लवणता वाले भागों से जल अधिक लवणता वाले भागों की ओर गतिशील हो जाता है। जैसे हम बात करें यहाँ पे तो वो है अटलांटिक महासागर, कम खारा या लवणता से जिब्राल्टर जल, यानी अगर अटलांटिक महासागर, यहाँ पे अटलांटिक महासागर की क्या है, लवणता कम है, तथा किधर जा रहा है, जिब्राल्टर जल, जिब्राल्टर जल समूह के मध्य से होकर रूम सागर, रूम सागर अधिक लवणता, यहाँ पे रूम सागर क्या होना चाहिए, अधिक लवणता, रूम सागर में अधिक लवणता की ओर धारा चलने का यही कारण है। यानी जहां से लेके और धारा रूम सागर की तरफ चलेगी, अटलांटिक से लेकर इधर, क्योंकि लवणता यहाँ पे कम और इधर अत्यधिक लवणता है, तो कम लवणता से अधिक लवणता की तरफ धारा की उत्पत्ति हो जाती है। आप बात करते हैं घनत्व में भिन्नता, ठीक है, इसको बिठा रहा हूं मैं इस तरह से ले, घनत्व में भिन्नता, लवणता तथा दबाव, यही कई कारणों से लवणता तथा दबाव, कई कारणों से सागरीय जल में घनत्व में अंतर पाया जाता है और धाराओं की उत्पत्ति हो जाती है। सूर्य भागों में न्यून तापमान क्या हो जाता है, ध्रुवीय भागों में न्यून तापमान, ध्रुवीय भागों में न्यून तापमान के कारण उच्च घनत्व पाया जाता है। न्यून तापमान के कारण उच्च घनत्व, न्यून तापमान के कारण उच्च घनत्व, परंतु इनके पिघलने के कारण लवणता कम हो जाती है जिससे घनत्व कम हो जाता है और ध्रुवों से ठंडे जल की धाराएं विषुवत रेखा की ओर चलने लगती है। इसके अलावा दबाव से भी घनत्व में अंतर आता है। महासागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता है, महासागरों में ऊपर से नीचे जाने पर दबाव बढ़ता जाता है जिस कारण घनत्व भी अधिक हो जाता है। इस तरह सागरों के ऊपरी भाग में हल्का जल तथा सागरीय ये गहराई में भारी जल मिलता है जिसके कारण जल में लंबवत गति उत्पन्न होती है, ऊर्ध्वाधर या लंबवत गति उत्पन्न होती है। तो ये हो गया सागर से संबंधित कारक है। अब है बाह्य सागरीय कारक। सी है बाह्य सागरीय कारक। बाह्य सागरीय कारक है, सबसे पहला है वायुदाब तथा अवधि। वायुदाब तथा पवनी, जहां पर वायुदाब अधिक होता है, यानी जिस स्थान पर वायुदाब अधिक होगा
जल तल नीचा हो जाता है तथा कम वायुदाब वाले क्षेत्र में जल तल उच्च हो जाता है, जिससे उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर जल गतिशील हो जाता है और धाराएं उत्पन्न हो जाती है। ये बात स्पष्ट है। जब महासागरीय जल में ऊपर से होकर पहुंचने तथा हवाएं चलती है तो वह अपनी रगड़ के साथ, यानी जब महासागर में पानी के साथ में ऊपर से हवा चलती है तो अपने रगड़ के साथ में पानी को भी कुछ क्या कर देती है, उसमें हलचल कर देती है या अपने साथ बाहर ले जाती है। यदि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि यदि मानचित्र पर धाराओं का अध्ययन किया जाए तो स्पष्ट होता है कि अधिकांश धाराएं सनातनी पवनों का अनुसरण करती है, यानी जो पवने हैं सनातनी पवने जो चलती रहती है उन्हीं का अनुसरण करती रहती है, यानी उन्हीं के साथ में पैरेलल चलती रहती है। जैसे व्यापारिक पवनों के कारण विश्वत रेखीय धाराएं पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर चलती है। अटलांटिक महासागर में गल्फ स्ट्रीम तथा प्रशांत महासागर में यूरोशिवा धारा कछुआ पवनों की दिशा का ही अनुसरण करती हुई आगे बढ़ती है। अतः पवने महासागरीय भागों में धाराओं को उत्पन्न करती है तथा उनकी दिशा तथा गति को भी निर्धारित करती है। क्योंकि पवने महासागरीय भागों में धाराओं को उत्पन्न भी करती है तथा उनकी दिशा और गति को भी निर्धारित करती है। अब अगला है वाष्पीकरण तथा वर्षा। वाष्पीकरण तथा वर्षा। जिन भागों में वर्षा अधिक होती है, यानी जिन महासागरीय या महाद्वीपीय भागों में वर्षा अधिक होती है तथा वाष्पीकरण कम होता है, उन स्थानों पर अधिक जलराशि के कारण जल कुछ होता है तथा जहां पर कम वर्षा होती है परंतु वाष्पीकरण अधिक होता है, उन स्थानों पर जल का तल कैसा होगा, नीचा होगा, जल का तल नीचा होगा। अतः न्यून वाष्पीकरण तथा कुछ वर्षा से लवणता कम हो जाती है और सागरीय जल का घनत्व कम हो जाता है तथा अधिक वाष्पीकरण व न्यून वर्षा के कारण लवणता तथा घनत्व में वृद्धि होती है। इस कारण उच्च जल तल से निम्न जल तल की ओर धाराएं बहने लगती है। जैसे विषुवत रेखा में विषुवत रेखीय उच्च वर्षा एवं न्यून वाष्पीकरण के कारण उच्च जल तल होने से उच्च अक्षांशों की ओर धाराएं चलने लगती है। ये तो हो गया महासागरीय की उत्पत्ति किस प्रकार हो सकती है, तो ये कितने कारक थे। इसके बाद देखते हैं धाराओं का जलवायु पर प्रभाव, यानी विश्व जलवायु को किस प्रकार धाराएं प्रभावित करती हैं। धाराओं का जलवायु पर प्रभाव। धाराओं का जलवायु पर प्रभाव नंबर 3 है, वो है तापमान पर प्रभाव। नंबर 5 है तापमान पर प्रभाव। महासागरीय धाराएं का प्रभाव सबसे अधिक तटीय भागों के तापक्रम पर होता है। यह प्रभाव लाभप्रद व हानिकारक दोनों प्रकार के हो सकता है। गर्म धाराएं जब ठंडे भागों में पहुंचती है तो वहां का तापक्रम कम नहीं होने देती है तथा सर्दियों में उन्हें गर्म रखती है। उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय देशों में आदर्श जलवायु गल्फ स्ट्रीम की धारा के कारण होती है। सर्दियों में इन तटीय देशों में ग्रेट ब्रिटेन, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, हॉलैंड आदि का तापक्रम अपेक्षाकृत अधिक होता है। परंतु यही गर्म जल धारा गल्फ स्ट्रीम संयुक्त राज्य अमेरिका के तटीय भागों में ग्रीष्म काल में गर्म लहर को जन्म देकर तापमान के जो तापमान है उस तापमान को बढ़ा देती है। उस तापमान को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। परंतु यही कुछ कर देती है जिसके कारण मौसम वहां का मौसम
कैसा हो जाता है, क्रस्ट प्रद हो जाता है। इसके विपरीत ठंडी धाराएं जहां से गुजरती है वहां का तापमान अत्यधिक नीचा कर देती है, जिससे टूराइल व लेब्राडोर की धारा आदि ठंडी धाराएं प्रभावित जहां से होकर जाती है वहां पे भारी हिमपात का कारण बनती है। अब सेकंड है वो है दूसरा वर्षा पर प्रभाव। वर्षा का प्रभाव गर्म धाराओं के ऊपर होकर बहने वाली हवाएं अपने साथ नमी धारण कर लेती है तथा प्रभावित क्षेत्रों को वर्षा प्रदान करती है। जैसे उत्तरी पश्चिमी यूरोप के तटीय भागों में उत्तरी अटलांटिक धारा तथा जापान के पूर्वी भाग में हिरोशिमा धारा के कारण ही वर्षा होती है। पेरू के तट के पास तथा समीपवर्ती भागों में अनमीनों के प्रबल होने पर सामान्य रूप से 4 से 6 गुना अधिक वर्षा होती है, परंतु पश्चिमी प्रशांत महासागरीय क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इंडोनेशिया, भारत, बांग्लादेश आदि तथा लाल नीमों के प्रबल होने पर पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र में सामान्य से अधिक वर्षा होती है। तो लाल नीमों और अल नीनो दोनों ही मुख्य रूप से वर्षा को प्रभावित करते हैं मुख्य रूप से। अब तीसरा है वो है वातावरण का प्रभाव। वातावरण का प्रभाव जिन स्थानों पर गर्म और शीतल ठंडी धाराएं परस्पर मिलती है वहां पर घना कोहरा उत्पन्न होता है, यानी ठंडी व गर्म, ठंडी व गर्म धाराएं परस्पर मिलती है वहां पे घना कोहरा उत्पन्न हो जाता है। जैसे न्यू फाउंडलैंड के पास लेब्राडोर ठंडी जल धारा तथा गल्फ स्ट्रीम गर्म धारा के मिलने से घना कोहरा पड़ता है, जहाँ इतना घना कोहरा उत्पन्न होता है कि जहाजों का आना जाना रुक जाता है तथा जहाजों के टकराने से दुर्घटनाएं भी होती रहती है अधिकतर। तो इस क्षेत्र में इस प्रकार के दोनों जो धाराएं हैं उनसे परिवहन प्रभावित होता है। अब है महासागरीय परिवहन पर प्रभाव देखो। फोर्थ है महासागरीय परिवहन पर प्रभाव। महासागरीय परिवहन, महासागरीय धाराएं जलमार्गों को निश्चित करती है, यानी महासागरीय धाराएं जलमार्गों को निश्चित गति देती है जिनके सारे व्यापारिक परिवहनों का परिवहन किया जाता है। एशिया के दक्षिणी तटों पर व्यापार इन्हीं समुद्री धाराओं की सहायता से किया जाता है। वर्तमान समय के अंदर इन धाराओं का समुद्री यातायात में अधिक महत्व गर्म जल धाराओं के कारण शीत ऋतु में बंदरगाह जम नहीं पाते हैं, यानी ये धाराएं आती रहती है तो शीत ऋतु में जो समुद्र का पानी जम जाता है तो गर्म जैसे ही गर्म जल धारा आ गई तो उस पानी को क्या होती है, जमने नहीं देती है और एक मुख्य रूप से यातायात के लिए पर्याप्त व्यापार के लिए खुला रहता है। लेकिन जिन सागर तटों में ठंडी धाराएं चलती है वहां के बंदरगाह जम जाते हैं जिससे समुद्री व्यापार में बाधा उत्पन्न हो जाती है मुख्य रूप से। इस प्रकार से अब देखो महासागरीय जीवों पर प्रभाव। जीवों पर प्रभाव। महासागरीय जीवों पर प्रभाव। महासागरीय धाराएं समुद्री जीवों का प्राण होती है। धाराओं के कारण समुद्री के जीवों के लिए आवश्यक ऑक्सीजन, यानी जो समुद्री जीव है वनस्पति है उसके लिए मुख्य रूप से ऑक्सीजन तथा प्लैंक्टन का संतुलित वितरण करती है। धाराओं के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो प्लैंक्टन घास है तथा ऑक्सीजन है उनका वितरण होता रहता है। जैसे जापान और न्यू फाउंडलैंड के तटों पर इसी कारण से अत्यधिक मात्रा में मत्स्य उत्पादन होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा वितरण करती रहती है घास वगैरह, और इसके कारण से
अब है धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक देखें। अब ये तो हो गया आपको कैसे प्रभावित करती है जलवायु को, और इसमें एक घंटे और है धाराओं का जलवायु पर प्रभाव भी हो गया है कि वर्षा तापमान को प्रभावित करती है। अब है धाराओं की दिशा में परिवर्तन लाने वाले कारक। ये छोटा यानी इसी के साथ में पूछा जाता है कई बार। तो देखो धाराओं की दिशा में परिचालित पवन तथा पृथ्वी के परिभ्रमण गति का प्रभाव होता है। इन प्रभावों का उल्लेख हम पहले से आपको बता चुके हैं। तो तट की दिशा तथा आकार, पहला है तट की दिशा व आकार। तट की दिशा व आकार। जब महाद्वीपीय भाग सागरीय धाराओं की दिशा में लंबवत रूप में पाए जाते हैं तो धाराओं के मार्गों में अवरोध उत्पन्न हो जाता है तथा धाराएं महाद्वीपों के तट के समानांतर चलने लगती है। विषुवत रेखीय धारा को ब्राजील तट से टकराने पर दो भागों में विभक्त हो जाती है। उत्तरी शाखा खाड़ी की धारा के नाम से संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी तट के सहारे चलने लगती है तथा दक्षिणी शाखा ब्राजील की धारा के नाम से ब्राजील तट के सहारे दक्षिण की ओर चलने लगती है। हिंद महासागर में मानसून धाराएं भारतीय तट के अनुरूप भी प्रभावित होती है। तो ये दिशा और आकार से प्रभावित है। लेकिन बात करते हैं हम तटीय आकृति। तटीय आकृतियां अगर महासागरीय तली में असमानताएं धाराओं के मार्ग को प्रभावित करती है। जब इन धाराओं के मार्ग में अंतर सागरीय घटक होते हैं तो धाराएं कुछ दाहिनी ओर मुड़ जाती है। उदाहरण के तौर पर गल्फ स्ट्रीम स्कॉटलैंड के पास जब बीबी टामस घटक को पार करती है तो वह दाहिनी ओर मुड़ जाती है। इसी तरह दूसरी विषुवत रेखीय धारा मध्य अटलांटिक घटक को पार करते समय दाहिनी ओर मुड़ जाती है। अब है मौसमी परिवर्तन। थर्ड है वो है मौसमी परिवर्तन। कई स्थानों पर बदलते मौसम के साथ धाराओं की दिशा भी परिवर्तित हो जाता है। मानसूनी हवाओं का मौसम में दिक परिवर्तन हिंद महासागर की धाराओं की दिशा परिवर्तन करता है। शरतकालीन उत्तरी पश्चिमी मानसून के समय मानसूनी धाराओं के तट पर सारे दिशा पूर्व से पश्चिम होती है, जबकि ग्रीष्मकालीन दक्षिणी पश्चिम मानसून के समय धाराओं की दिशा बदलकर उत्तरी पूर्व हो जाती है। अब है पृथ्वी की परिभ्रमण। पृथ्वी की पश्चिम से पूर्व की दिशा में घूमने के कारण धाराओं का मार्ग प्राय गोलाकार हो जाता है। यानी पृथ्वी की परिभ्रमण से इनका मार्ग और आकार किस प्रकार होता है तो मार्ग प्राय गोलाकार हो जाता है। धाराओं का मार्ग कैसा हो जाता है गोलाकार। पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण धाराएं उत्तरी गोलार्ध में अपने दाईं और तथा दक्षिणी गोलार्ध में अपनी बाईं ओर मुड़ जाती है। इस प्रकार की धाराओं को दिशा और गति तथा धाराओं की उत्पत्ति पर धाराएं जलवायु को किस प्रकार प्रभावित करती है ये कंप्लीट टॉपिक से है और इसमें प्रश्न बन के हमेशा आता है। आप साथ ही साथ में शॉर्ट नोट्स बनाते रहिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।